क्विकली समझते हैं आपके फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स को। तो देखिए 2025 के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई का करिकुलम है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स ले रही हूँ। बहुत सारे टीचर्स ने डी वाटर लॉ स्प्रिंग लिया हुआ है, लेकिन मुझे ये करिकुलम में नहीं दिखा, तो इन चैप्टर को मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी आपको सारे चैप्टर इसमें समझाऊंगी। आप क्विकली बिल्कुल समझते हैं चार्ट्स के थ्रू, कोई भी देरी किए बिना। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या आता है, लास्ट लेसन आता है। तो लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नॉर्मली मैं इसको समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर किस बारे में, ये चैप्टर है कि यहां पर किस तरीके से आपके फ्रांस में क्या की जाती है। फ्रांस में आपके लॉरेंस और अलास करके दो आपके डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जर्मन भाषा क्या की जाती है, इंपोज की जाती है। क्योंकि यहां पे कंट्रोल किसका हो जाता है, प्रशिया का कंट्रोल यहां पे हो जाता है। ठीक है, उस समय की कंट्री थी प्रशिया, वहां का कंट्रोल हो जाता है यहां पर। तो क्या है कि अब फ्रांस भाषा, मतलब फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, वो अब यहां पर क्या नहीं की जाएगी, टीच नहीं की जाएगी। और सालों साल से यहां पे एक टीचर रहे हैं एम हेमिल, जो क्या बनाते हैं, फ्रेंच भाषा को यहां पे पढ़ाते हैं। और इसी में एक बताया गया है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट है फ्रांस, जिसको अब क्या नहीं करना, उसको पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आता है और देखता है कि सारे विलेजेस क्लास में बैठे हुए हैं और एम हेमिल जो ओकेजन्स पे जो ड्रेस पहनते थे वो ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आज उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि आज के बाद जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। और इस तरीके से इस चैप्टर में बताया जाता है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और बताया जाता है प्रोकास्टिनेशन के बारे में कि अगर आप किसी काम को टालते जाओ तो एक दिन क्या हो जाता है, समय भी निकल जाता है और आप काम भी नहीं कर पाते हो। आपके पेट्रियटिज्म की फीलिंग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से सारे विलेजर लास्ट लेसन को अटेंड करने आए एमएमएल के, और सबको लगा कि क्यों हमने अपनी भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्यों हमने पढ़ाई पर उस समय ध्यान नहीं दिया, अपने मदर टंग को हमने सीखा नहीं। ये सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। तो चलिए इस चैप्टर को इजीली समझते हैं और इसके सारे कैरेक्टर को समझते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग के बारे में बताया गया है कि आपकी मातृभाषा की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंट्री के लोगों को वो साथ में जोड़ती है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि ह्यूमन की हमेशा टेंडेंसी होती है प्रोकास्टिनेट करने की, मतलब कि अपने काम को कल पर टालने की, और उसको बहुत बाद में रियलाइज होता है जब उसके हाथों से सारी चीजें क्या होती है, स्नैच्ड, छिन जाती हैं, तब उसको रियलाइज होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये स्टोरी किस बारे में, एम हेमिल जो एक फ्रेंच टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज के जो है वो यहाँ पे टीचर है, वो किस तरीके से लोगों के अंदर इग्नाइट मतलब जगाते हैं पेट्रियटिज्म, देश प्रेम की भावना अपने स्टूडेंट्स के प्रति और स्टूडेंट्स को, और ये भी बताते हैं कि हमें अपनी मदर टंग से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और वही एक जरिया है फ्रीडम का। तो ये सारी चीजें बताते हैं। इस चैप्टर में कैसे बताया गया कि किस तरीके से जर्मन भाषा और जर्मन लोगों का जो कि खौफ था कि जो पिजन है वो भी आपके फियर के बिना कू नहीं कर सकते थे। इवन यहाँ पे हॉसर किसको कहा गया है, तो सारे के सारे विलेजर्स को यहाँ पे हॉसर कहा गया है कि उनके अंदर भी उनकी फीलिंग भी कितनी ज्यादा उनको दुख हो रहा है कि भाई उनकी भाषा बोली नहीं जाएगी, सब कुछ ही ना। और यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेंस और नोटिस, मतलब बहुत सारे चेंजेस को यहाँ पे नोटिस किया गया है कि क्या क्या यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हम जो है पहले उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वो बाद में हमसे छिन जाती हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। तो चलिए क्विकली अब इस चैप्टर को पूरा समझते हैं। सबसे पहले फ्रांस, एक लड़का है फ्रांस जो बहुत सेंसिटिव है, ऑनेस्ट है, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, उसको चीजें बड़े अच्छे से समझ में आती है, वो सबसे चीजों को बड़े अच्छे से देखता है और बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड भी करता है। लेकिन चैप्टर शुरू होता है कि उसको स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना उसको स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है और उसको अपनी टीचर के डांट का डर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसका जो पार्टिसिपल का लेक्चर, उसके टीचर ने जो उसको याद करने के लिए पार्टिसिपल्स दिए थे वो उसने लर्न नहीं किया, इसीलिए उसको स्कूल क्या करना है, नहीं जाना है। लेकिन उसी के दूसरे प्रति जब वो स्कूल जा रहा होता है, भाई जाना तो पड़ेगा, रास्ते में होता है तो उसको कई सारी चीजें दिखती हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं। वही सारी चीजें कि भाई टेम्पटेड टू, किन चीजों से वो अट्रैक्ट होता है, तो वो ब्राइट डे, वार्म एंड ब्राइट डे देखता है, एंजॉय चोपिंग ऑफ द बर्ड, मतलब कि कू की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज को सुनता है। इवन वो देखता है कि किस तरीके से जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं, ये भी देखता है। और उस समय क्या होता है, जब वो पास हो रहा होता है, यही सब देखते देखते जब वो स्कूल की ओर चल रहा होता है तो वो टाउन हॉल से पास हो रहा होता है, वहां देखता है कि बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके पास कई सारी भीड़ खड़ी हुई है, जहां पर एक बैड न्यूज लिखी हुई है कि हम लोग क्या हार
गए हैं, फ्रांस जो है वो वॉर हार चुका है और यहाँ पे जो कमांडर्स हैं अब वो आने वाले हैं और यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्रेंच भाषा को भी यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। फिर वो स्कूल पहुंचता है, जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखते हैं कि किस तरीके से माहौल बड़ा शांत है, कोई भी साउंड नहीं हो रहा है, कोई भी बसल नहीं हो रहा है, कोई भी आपके टेबल को नहीं बजा रहा है और किस तरीके से एम हेमिल जो है वहां पर खड़े हुए हैं अपनी आयरन रूलर के साथ में, लेकिन वो भी क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं और बड़े दुखी से दिख रहे हैं। उसके बाद ऑन द लास्ट लेसन कि भाई अब फिर उसको पता चलता है कि ये तो हमारा लास्ट लेसन है, तो अब कैरेक्टर किसका आता है, एम हेमिल का, जो टीचर एक डिवोटेड और सिंसियर फ्रेंच टीचर है, जो पैशनेट है फ्रेंच को, मतलब फ्रेंच भाषा को पढ़ाने के लिए। और वही वो क्या समझते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत क्लियरेस्ट और ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है और उनके अंदर एक इमोशंस जाग जाते हैं और पेट्रियटिज्म जाग जाता है, मतलब कि देश प्रेम जाग जाता है। तो वही लास्ट लेसन वाला दिन है और एम हेमिल इस दिन जो वो हमेशा अपने ओकेजन्स पे पहनते थे वही स्पेशल कोट पहन के, स्पेशल कपड़े पहन के खड़े होते हैं। वो स्पेशल कपड़े क्या है, स्पेशल ड्रेस, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप लगा के यहाँ पे खड़े होते हैं। और एक जो है अमेजिंग चीज, जो अलग सी चीज यहाँ पे दिखती है वो है कि आज क्लासरूम में सिर्फ बच्चे नहीं है, सारे के सारे हॉस्टल, सारे के सारे विलेजर्स जो है वो क्वाइटली बैठे हुए हैं, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। बर्लिन क्या है, कैपिटल है जर्मनी की, कि अब जो एलास्क और लॉरेन, ये जो फ्रांस की जो आपकी जगह है, यहाँ पे जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और फ्रांस जो फ्रेंच भाषा है उसका लास्ट लेसन यहाँ पे होगा, अब वो पढ़ाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि सारे विलेजर्स, सारे सब लोग आपके क्लास में बैठे हुए हैं और वो एम हेमिल को यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एम हेमिल को सुन रहे हुए हैं और एम हेमिल बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स की गलती है, हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को क्या है, नहीं सिखाई भाषा और हम भी खुद नहीं बोलना चाहते हैं ये भाषा। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फार्म मिल्स पे लगा देते हैं, उनको काम करवाते हैं, लेकिन उनको उनकी भाषा नहीं सिखाते, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाते। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें क्या होगा, हम ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं कि शायद मैं भी नहीं यहां पर सिखा पाया। ठीक है, और वो फ्रेंच लैंग्वेज को क्या मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, लॉजिकल लैंग्वेज कहते हैं। जर्मन वुड लाफ एट देयर इनेबिलिटी टू स्पीक फ्रांस, और वो कहते हैं कि भाई यहां पर उनकी इनेबिलिटी है, वो उस पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये उनकी इनेबिलिटी है जर्मन्स की कि वो फ्रांस भाषा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन फिर फाइनली उनको अपना लास्ट लेक्चर देना पड़ता है। वो हर चीज बड़े शांति से समझाते हैं। ठीक है, सारे ग्रामर्स, राइटिंग, हर चीज, और इस समय सबको समझ में भी आता है। इवन जो आपका फ्रांस है उसको भी समझ में आ रहा होता है और वो भी रिग्रेट करता है कि काश मैं अपनी भाषा समझ लेता, कितनी तो इजी है लेकिन मैं समझता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो लास्ट लेसन खत्म होता है और यहाँ पर जो एम हेमिल है वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो चोक कर जाते हैं। मतलब कहते हैं जब हम रुआसे से हो जाते हैं ना तो हमारे गले से आवाज नहीं निकल रही होती है। सेम उनके साथ भी सेम चीज होती है और वो बोलते हैं वी विल फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जो आपकी फ्रेंच भाषा है और जो फ्रांस है वो लॉन्ग लिव रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सब लोग अटेंड करते हैं, सारे विलेजर्स, एल्डर्स सब अटेंड करते हैं लास्ट लेसन और थैंक यू कहते हैं एम हेमिल को कि उन्होंने फेथफुल सर्विस दी और 40 इयर्स तक यहां पर पढ़ाया है। और वो फील सॉरी भी करते हैं कि हमने स्कूल को अटेंड नहीं किया और बहुत सारी रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपनी कंट्री और लैंग्वेज के प्रति। और उसके बाद क्या होता है, सायरन बिगुल बज जाता है और वो लास्ट लेसन यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके मेन पॉइंट्स को अगेन देख लेते हैं। एल्फेंजो डॉटे जो है, इन्होंने इस चैप्टर को क्या किया है, लिखा हुआ है। एक ये फ्रांस, इनका क्या है 1840 से लेकर आपका 1897 तक का टाइम पीरियड है और ये नॉवेलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी यहाँ पे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक अपनी लैंग्वेज की हसल है यहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, किस तरीके से सारी चीज, और 2 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी हसल है, एलास्क एंड लॉरेन में, किस तरीके से फ्रांस लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के, आप स्क्रीनशॉट से ये पढ़ सकते हैं। जितना भी मैंने आपको समझाया हुआ है ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, द रेड ट्रैप, बड़ी ही अच्छी कहानी है रेड ट्रैप भी। चलिए इसको समझते हैं रेड ट्रैप को अच्छे से। तो ये जो रेड ट्रैप है, आपकी जो रेड ट्रैप की कहानी है, ये किसने लिखी है,
सेल्मा लेगरलॉफ ने यहाँ पर ये इसके राइटर हैं। अब देखो रेट ट्रैप क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहानी है, तो एक रेट ट्रैप सेलर होता है। क्या होता है? रेट ट्रैप मतलब जो चूहेदान होता है ना, जो चूहे को पकड़ने का पिंजरा होता है, कि यहाँ पर एक चूहे को पकड़ने का पिंजरा, यहाँ पे चीज लगा देते हैं और चूहा आता है और ट्रैप हो जाता है। तो एक रेट ट्रैप सेलर होता है, वो क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है, वो एक फिलोसोफर भी होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नीड भी होती है, उसके बिक भी नहीं रहे होते हैं, ठीक है, वो पेडलर होता है, जगह जगह जाके बेच रहा होता है, लेकिन फिलोसोफर भी है। उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ये पूरी दुनिया भी एक तरीके से क्या है, एक ट्रैप ही है, और इसमें जो चीज है, ठीक है, जो बेट है, बेट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो चारा होता है, जो हम लगा देते हैं ना, जो ऐसे चूहा फंस जाता है, वो बेट क्या है, ये पूरा जाल, मोह माया, मतलब कपड़े, ये आलीशान महल, ये पैसा, ये सब कुछ बेट है, और हम इसमें फंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन रेट ट्रैप सेलर फिर क्या है, आगे बढ़ता है। तो इसमें एक और कैरेक्टर से आप मिलेंगे जो है क्रॉफ्टर, एक तरीके से विलेज मैन हम कह सकते हैं, या फिर जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, कल्टीवेटर है, ठीक है, जो क्या कहते हैं काउस को पाल रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो उसको क्रॉफ्टर मिलता है, क्योंकि रात में उसको सोने के लिए कहीं ठिकाना नहीं है रेड ट्रैप सेलर को, तो वो उसके यहाँ पे रुक जाता है। वो सच में उसको वार्मथ भी देता है, क्योंकि जो क्रॉफ्टर वो बहुत अकेला होता है, उसको साथी चाहिए होता है, लेकिन साथ में वो रेड ट्रैप सेलर को क्या बता देता है कि उसके पास 30 क्रोनोर है भैया। तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो उसके पास है, और रेड ट्रैप सेलर जो है वो पैसे लेके भाग जाता है। जब वो फॉरेस्ट में चला जाता है तो वो वहां पे खो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल रास्ता ले नहीं सकता है, नॉर्मल रास्ते से जाएगा तो कोई भी उसको पकड़ लेगा। तो फिर उसको ये रियलाइज होता है कि वो भी इस दुनिया के बेट में फंस चुका है, और वो भी रेड ट्रैप में, माया जाल में फंस चुका है। लेकिन अब वो क्या करे, फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक फैक्ट्री से आवाज सुनाई दे रही है पिग आयरन की कूटने की, मतलब कच्चे लोहे को मारने की। फिर वो वहां पे जाता है, रात को रुकता है, उसी बीच उसको आयरन मास्टर, जो वहां का आयरन मास्टर है, वो मिल जाता है, और उसको गलत फहमी हो जाती है कि ये उसका कोई नोन पर्सन है। तो वो उसको जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। उसकी बेटी एडला जो है वो रिक्वेस्ट करती है, पहले तो वो जाता नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है तो वो घर भी चला जाता है, और उसके बाद में वहां पर उसको क्या करते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं। तब आयरन मास्टर को रियलाइज होता है, जब वो नहाता होता है, कि ये तो वो इंसान है नहीं, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो एडला होती है वो फिर भी उसको घर में रखती है। फिर वो सुबह एडला और उसके आयरन मास्टर क्या है, बाहर चले जाते हैं। जब उनको ये न्यूज पता चलती है कि जो 30 क्रोनोर है, क्या करते हैं, वो किसी ने चुरा लिए हैं क्रॉफ्टर के यहाँ से, तो वो फिर जल्दी जल्दी भाग के अपने घर वापस आते हैं कि ये तो शायद इसी बंदे ने किया हुआ है। जब वो वापस आते हैं तो एडला को एक रेड ट्रैप मिलता है, जिसमें वो 30 क्रोनोर भी मिलते हैं, और एक लेटर भी मिलता है कि एक अच्छा इंसान एक अच्छे इंसान को बदल सकता है, और उसके मतलब एक अच्छा इंसान को ही बदल सकता है। और उसके साथ में वो कहता है कि फिर भी मतलब ह्यूमरस वे में कहता है कि यार क्रॉफ्टर से कह देना कि ऐसे किसी को भी अपने घर में बुला के ना बताया करे, हम जैसे लोग क्या हो जाते हैं, ललचा जाते हैं। तो ये रेड ट्रैप की कहानी है। सेल्मा लेगरलॉफ ने क्या बताया, यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन गुडनेस, के एक अच्छाई लोगों के अंदर की जो है, लव, कंपैशन, ये सारी चीजें जो है वो लोगों के अंदर के बुरे इंसान को क्या करते, दबा के एक अच्छे इंसान को बाहर निकाल देती है। और किस तरीके से यहां पर कोई भी इंसान जो है वो अच्छी जिंदगी फिर जीने लगता है, अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देता है। चलो ग्लेंस देखते हैं। तो एक रेड ट्रैप सेलर होता है, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी में होता है। तो बेचारा कभी कभी क्या करता है, भीख भी मांगता है, बेगिंग भी करता है, थीवरी, छोटी छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन वो ज्यादातर क्या करता है, रेड ट्रैप को सेल कर रहा होता है, ठीक है। मोरली वो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन बड़ा फिलोसॉफिकल इंसान है। उसको पूरी दुनिया ये क्या लगती है, रेड ट्रैप में फंसी हुई लगती है। और इसमें ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे रिचेस, जितनी भी चीजें, जॉय, शेल्टर, फूड, ये सब क्या है, बेट है, एक तरीके से चारा है जो सबको ट्रैप करे हुए है, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, वो भी इस जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा लेता है, ठीक है। वो सिचुएशन का एडवांटेज ले लेता है। लेकिन बाद में एडला की जो बहुत ज्यादा काइंडनेस की वजह से वो क्या हो जाता है, दोबारा उस ट्रैप से यहां पर निकल जाता है। चलिए ओल्ड क्रॉफ्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्रे कॉटेज में, मतलब एक तरीके से एक बूढ़ा आदमी है, लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड के, मतलब एक छोटा सा बूढ़ा आदमी एक छोटे से घर में जो है वो रह रहा था। और इसमें जो ओल्ड मैन है वो अपनी वाइफ या चिल्ड्रन उसके बिल्कुल भी कोई भी नहीं है, ठीक है। और उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अकेला है, तो कोई आ जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। और उसने जो रेड ट्रैप सेलर है उसको
पॉरेज के साथ में, ब्रेड के साथ में, टोबैको रोल, बहुत सारी चीजें, और उसके साथ कार्ड भी खेला। ठीक है, उसने अपनी प्रोस्पेरिटी के बारे में बताया कि उसके पास कितनी काऊ है, 30 क्रोनॉर है, ये सारी चीजें बताई। और कैसे बताया कि भाई एक पाउच लटका हुआ है जिसमें 30 क्रोनॉर रखे हुए हैं, इसीलिए तो क्रॉफ्टर ने वहां से क्या है पैसे को चुरा लिया था। इसमें एक और है एडला विलियमसन। ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड, शाय, मॉडेस्ट, सिंपल, ऑनेस्ट गर्ल है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए तो बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर है। वो पेडलर को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार हम पेडलर को, जो मतलब रेड टेप सेलर है, उसको क्या कर देते हैं, हम अपने घर में जगह दे देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर लेती है, जब उसको पता चल जाता है कि ये ही है जिसने ये काम किया हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा काइंड होती है, वो इतने ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती है रेड टेप सेलर को कि यहां पर बाद में रेड टेप सेलर उसको गिफ्ट में जो 30 क्रोनॉर है वो मतलब एक रेड ट्रैप दे देता है और 30 क्रोनॉर भी दे देता है और कह देता है कि भैया ये सब वापस कर दो। तो बेसिकली वो इतनी अच्छी थी, उसकी ऑनेस्टी की वजह से ये सारी चीजें उसको मिलती हैं। नेक्स्ट है आयरन मास्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आयरन मास्टर कौन है, तो यहां पर आपका एक पुराना एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो क्या करता है, फेमस है अपने आयरन सप्लाई के लिए। ठीक है, और वो क्या कर देता है, वो बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेता है आपका पेडलर को और क्या समझ लेता है, उसको अपना कोई पुराना ऑफिसर मित्र यहां पर वो उसको समझ लेता है। ठीक है, रेड ट्रैप सर्कल का ओल्ड एक्वेंटेंस यहां पर समझ लेता है वो यहां पर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है तो वो एडला से भी कहता है कि तुम इसमें इंटरवीन मत करो और इसको जाने दो, लेकिन एडला की रिक्वेस्ट पे वो मान जाता है। मतलब उसका भी दिल कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन बाद में एडला के सामने वो उसकी रियलिटी को रख देता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर आपको इसमें दिख जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पॉइंट एंड पैनकेक। ठीक है, पॉइंट एंड पैनकेक क्या है, अशोक मित्रन जो है इसके राइटर हैं। देखो ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है कि यहां पर वो एक स्टूडियो की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, जेमिनाई स्टूडियो की। यहां पर जो राइटर है वो बात कर रहा है और उस समय चेन्नई मद्रास में ये सबसे फेमस स्टूडियो था और यहां के सारे इवेंट्स को इसमें वो बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, किस तरीके से जो यहां पर एक तरीके से कितने अलग अलग लोग स्टूडियो में काम करते हैं, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट स्टूडियो में है, लेकिन तब भी ये स्टूडियो कितने अच्छे से यहां पर चल रहा है। सबकी अलग अलग फिलॉसफीज हैं, ये सब के बारे में यहां पे बताता है, फिल्म प्रोडक्शन के बारे में बताता है, बहुत सारी चीजों के बारे में पॉइंट्स एंड पैनकेक में जो राइटर है वो यहां पर बता रहा होता है। ठीक है, तो जेमिनाई स्टूडियो में सबसे ज्यादा पहले वो शुरू करता है कि जेमिनाई स्टूडियो में एक ब्रांड चलती है जिसका नाम क्या है, पैनकेक। पैनकेक क्या, कोई खाने वाला यहां पर पैनकेक नहीं है, ये एक ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है जो भर भर के आपका जो है जेमिनाई स्टूडियो में क्या करता है, यहां पर आती है। ठीक है, और यहां पे मेकअप रूम भी है, बहुत सारे डजन ऑफ कैमरास लगे हुए हैं यहां पर, और किस तरीके से डजन ऑफ मिरर के जो मेकअप रूम है यहाँ के जेमिनाई स्टूडियो के, वहां डजन ऑफ मिरर लगे हुए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टर्स के चेहरे पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है और इसकी वजह से उनको बहुत सारा मेकअप यहाँ पर थोपना पड़ता है। लेकिन वो एक सरकाज़म में कहते हैं कि ये मेकअप उनको क्या बना रहा है, सुंदर नहीं बना रहा है, ये मेकअप एक तरीके से उनको क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा और ज्यादा बदसूरत यहाँ पे वियर्ड दिखवाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़े सारे लोगों की यहाँ पे बात की गई है, जैसे एक यहाँ पर ऑफिस बॉय, तो आपको बस नाम याद रखने, एक है अशोक मित्रन जो राइटर हैं, जो यहाँ पर क्या करते हैं, काम किया करते हैं, तो वही अपने ऑफिस डेज की जेमिनाई स्टूडियो के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ऑफिस बॉय भी है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि वो आया तो हीरो बनने था, लेकिन वो क्या बन के रह गया, एक स्पॉट बॉय बन के रह गया जो सिर्फ एक्टर्स को क्या कर रहा है, मेकअप कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वो जेलस किससे है, कोठा मंगलम सुब्बू जो एक तरीके से मैनेजर है जेमिनाई स्टूडियो को, सारे काम जो संभालते हैं। आगे हम सबके कैरेक्टर स्टेज को यहाँ पे पढ़े। लेकिन इसके अलावा कौन है यहाँ पे, ऑथर भी काम करता है जिसका काम, वो अपने काम को क्या मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट, मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, और जो क्या करते हैं, मतलब कटआउट निकालते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग का और फाइल्स में क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एस वासन के बारे में बताया गया है जो एडिटर भी है तमिल वीकली आनंद विकटन का और ओनर भी है स्टूडियो के। ठीक है, और इन्हीं के बाद सुब्बू जो है वो किस पे आता है, नंबर 2 पे आता है। और सुब्बू क्या है, एक ब्राह्मण है, लेकिन ऑफिस बॉय को क्या लगता है कि वो ब्राह्मण होने की वजह से ही क्या है, इतने ज्यादा फेमस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वो फिल्म, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, वो फिल्म मेकिंग से लेके सारे काम, मतलब पोएट, एक्टर, वो बहुत ज्यादा चैरिटेबल काम भी करते हैं। इवन द बॉस एक तरीके से अगर हम बात किया जाए तो एक टाइटल इनको दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है,
एक लॉयर भी है, लीगल एडवाइजर भी है, जो कौन है, एक तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब हम जितने भी सारे लोग इस स्टूडियो में हैं वो बहुत बड़े ड्रीमर हैं, लेकिन ये उन सबसे बिल्कुल ही लॉजिकल, एक तरीके से बहुत ही अलग है। और इसने एकदम से क्या कहते हैं, इसको इलीगल लॉयर भी कहा। बहुत सारे लोग जो जेमिनी स्टूडियो में कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो एकदम से चिल्लाई होंगी और उसको रिकॉर्ड कर दिया और दिखा दे, तो वो इतनी शर्मसार हो गई कि उन्होंने क्या कर दिया, जेमिनी स्टूडियो को ही छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर क्या बात की गई है कि ये वो समय है जब जेमिनी स्टूडियो में अगर फेवरेट था सारे पॉइंट्स के लिए। ठीक है, यहां पर एक बात किया जाए, एक्सीलेंट मेस विच सप्लाई गुड कॉफी, और एक तरीके से इतना अच्छा जेमिनी स्टूडियो का मेस था जो क्या करता था, कॉफी को सप्लाई किया करता था। इवन इस समय क्या था, कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन ऑलमोस्ट एवरी रेडिएटेड लीजर वोर खादी एंड वर्शिप गांधी अवर्ड्स टू कम्युनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे कांग्रेस का रूल था जो खादी को प्रमोट किया करते थे, इवन गांधी की वर्शिप गांधी का ही बोलबाला था। ठीक है, लेकिन कम्युनिज्म इतना ज्यादा पसंद नहीं था। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया ये बहुत ही कट्टरवादी सोच होती है कि सब कुछ किसका होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा कट्टर सोच यहाँ पर होती है, तो कम्युनिज्म की भी यहाँ पर बात चलती है। और उसी समय बात की जाती है कि जेमिनी स्टूडियो, देखो सारी की सारी चीजें, ये वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा आपको लगता है लेकिन कोई टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ इसमें किसकी बात की गई है, जेमिनी स्टूडियो की बात की गई है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में सबसे पहले किसकी बात की गई है, तो डिपार्टमेंट की बात की गई है। कौन से डिपार्टमेंट की, मेकअप डिपार्टमेंट की बात की गई है, जहां पे ज्यादातर क्या यूज होता है, पैनकेक यूज होता है, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो कितनी फेक लाइफ जी रहे होते हैं। ठीक है, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट सारे कैरेक्टर्स की बात की गई है, जैसे कि ऑफिस बॉय की बात की गई है, जैसे कि सुब्बू की बात की गई है, जैसे कि यहाँ के ओनर की सवान की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे लॉयर की बात की गई है, और राइटर ने खुद की भी बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ऑथर की भी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फैलाने की यहाँ पे बात चल रही थी। उसी के लिए यहाँ पे बड़े सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स भी आए हैं। तो जेमिनी स्टूडियो इतना फेमस था कि बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप अपने प्ले परफॉर्म करने, इंटरनेशनल पॉइंट यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका रीआर्मामेंट जो ग्रुप था, आर्मी था, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें को क्या करने आए थे, यहाँ पर काउंटर देने के लिए आए थे। तो कई सारे शोज यहाँ पर हुए हैं जो कम्युनिज्म को प्रमोट करने आए हैं, कई सारे शो यहाँ पे हुए थे जो कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए आए थे। जैसे जो काउंटर करने के लिए आए थे वो क्या था, एक तरीके से फॉरगॉट फैक्टर एंड जोथम वैली, इस तरीके से ये ऐसे शो यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद एक इंग्लिश पोएट यहाँ पर आए जिन्होंने क्या किया, जो देखने आए थे कि भैया कम्युनिज्म का कैसा रोल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये उस समय के लोगों को जेमिनी स्टूडियो में समझ में नहीं आए। लेकिन बाद में जब आपका ऑथर जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने जब अपने काम को और ज्यादा, मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग्स को थोड़ा उभारना शुरू किया, उन्होंने प्रोज राइटिंग्स के बारे में, राइटर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, तब उनको समझ में आया कि जो स्टीफन स्पेंडर भी यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, जो वही एडिटर हैं द काउंटर किताब के, जो उनको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, और वो क्यों आए हुए थे जेमिनी स्टूडियो में वो भी उनको समझ में आए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले पैनकेक डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया था। ये क्या है, मेकअप ब्रांड है, सबसे ज्यादा ओवरलोड ट्रक भर भर के इस मेकअप ब्रांड के यहाँ पर आया करते थे। ठीक है, और एक तरीके से शूटिंग क्योंकि होती थी इंडोर, तो भाई उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। तो ये सबसे पहले एक मेकअप ब्रांड है। तो यहाँ पे मेकअप रूम भी हुआ करते थे कि भाई बिल्डिंग में आप स्टेयर चढ़ के यहाँ पे हेयर कटिंग सैलून भी हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े मिरर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगा हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन भी था, क्योंकि ये सब, ठीक है, सबसे पहले कौन, बंगाली हैंडल करते थे। भैया था साउथ में, लेकिन हैंडल कौन कर रहे हैं, बंगाली। उसके बाद कौन हैंडल कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन यहाँ पे कर रहे हैं। जो असिस्टेंट हुआ करते थे वो आपके कौन थे, दरबार कन्नडिगा, मतलब कि साउथ इंडियन। तो कितने सारे लोग यहाँ पर जो है साथ में काम किया करते थे। हायरार्की भी हुआ करती थी। भैया सबसे पहले अगर जो हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा वो कौन करेगा, चीफ मेकअप आर्टिस्ट। मतलब कि ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की भी है, ऊपर से नीचे तक। सीनियर असिस्टेंट भी है जो हीरो हीरोइंस का, मतलब उसके बाद सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो हीरोइन का मेकअप करेंगे। भैया चीफ का मेकअप ऊपर वाले हीरो हीरोइन का चीफ ही करेंगे, फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट करेंगे, और फिर जो छोटे मोटे ऑफिस बॉय होंगे वो क्राउड का मेकअप करेंगे। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की यहाँ पे सेट थी। फिर कोथामंगलम सुब्बू की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज थे बॉस से। इसके बाद ये बॉस के बाद सेकंड नंबर पे आया करते थे, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटीज भी थी। ये बहुत लॉयल थे, क्रिएटिव थे, टैलेंटेड थे। इवन अगर हम बात करें तो ये फिल्म मेकिंग है, हर चीज कर लिया करते थे। एक गुड पोएट भी थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो ये नॉवेलिस्ट भी थे, जिन्होंने थिलाना मोहनम्बलम क्या करके लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें लीगल एडवाइजर की, तो अगर बात करें तो वो हमेशा पैंट शर्ट पहन के, टाई लगा के, कोट पहन के, मतलब बिल्कुल ही
अलग वे में रहा करता था, वाइल अदर सब लोग धोती कुर्ते में, धोती शर्ट में, लेकिन वो बिल्कुल पैंट शर्ट टाई में है, ठीक है। वो एकदम से अकेला देखा करता था, क्योंकि कहते हैं ना कि भैया एक अलग सी भीड़ में एक अलग सा इंसान चमक रहा है, ठीक है। बहुत ही न्यूट्रल मैन था लेकिन वो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन बहुत सारे उसने जो टैलेंटेड एक्ट्रेस है उनका करियर को क्या कर दिया था, बर्बाद यहाँ पर कर दिया था। फिर अशोक मित्रन की बात करें तो वो अपने काम को, जैसे वो सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग उनको फाइल में डालनी होती थी, उनको ऐसा लगता नहीं था अपना काम कोई बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी। ऑफिस बॉय जो है विश टू इम्प्रेस हिम एंड रिसाइट पोएम, तो भैया उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करा करता था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अराइवल ऑफ फ्रैंक बुचामन, ठीक है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर से कौन आया था, एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट यहाँ पे चला था, विजिटेड जमुना स्टूडियो 1952 में। यहाँ पे एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ मूवमेंट चलाने कौन आया था, रीआर्मामेंट आर्मी आई हुई थी, मतलब फॉरेनर्स का ग्रुप आया हुआ था। 200 पीपल आए थे जो डिफरेंट नेशनैलिटी से बिलोंग करते थे। 2 प्ले इन्होंने किए, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर करके 2 प्ले इन्होंने किया। सिंपल मैसेज ये देना चाहते थे, लेकिन उस समय लोगों को ये समझ में ही नहीं आया। लेकिन जेमिनाई फैमिली इनसे बहुत ज्यादा 600 की बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। क्यों थी भैया इंप्रेस, क्योंकि भैया शो हो रहा था इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू चैप्टर को अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने जर्नलिज्म में इंटरव्यू की भूमिका को बताया हुआ कि किस तरीके से इंटरव्यू क्या है एमेलगेमेट हो चुका है बड़े समय, मतलब मिल चुका है 130 साल से, जब से इंटरव्यूज होना शुरू हुए हैं, जर्नलिज्म का ये एक तरीके से पार्ट बन चुका है। कई सारे लोगों के ओपिनियन है इसको, तो इसको 2 पार्ट में बताया गया है। पार्ट 1 में इंटरव्यू को लेके सेलिब्रिटीज के ओपिनियन बताए गए हैं, और पार्ट 2 में एक इंटरव्यू बताया गया है। जो इंटरव्यू किसका है, उम्बर्टो इको, जो एक ऑथर है, ठीक है, नॉवेलिस्ट है। इन्होंने एक अपनी नॉवेल लिखी हुई है नेम ऑफ द रॉस, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू कौन लेता है, मुकुंदन पद्मनाभन जो है द हिंदू के एडिटर, वो क्या लेते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो उसमें बताते हैं अपनी क्या राइटिंग स्टाइल को, आइडियाज को बता रहे होते हैं, अपनी फिलोसफीज को बता रहे होते हैं, अपने नॉवल के बारे में बता रहे होते हैं, और अपनी सक्सेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में किस तरीके से राइटर ने बताया है कि 130 साल से इंटरव्यूज चल रहे हैं, और सबकी नजरों में इंटरव्यू के अलग अलग, कोई इसको अच्छा मानता है, कोई इसको बुरा मानता है। हम आम इंसान इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज की नजरों में ये क्या है, एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइम ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ यहाँ पर सेलिब्रिटीज हैं, जैसे वी.एस. नायपॉल, जैसे लुइस कैरोल, जैसे रुडयार्ड किपलिंग, जैसे H.G. वेवल, जैसे सॉल वेलो, ये क्या है इनके ओपिनियन। जैसे वी.एस. नायपॉल कहते हैं कि ये एक तरीके से पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यू, बहुत जख्मी हो जाते हैं लोग, दिल पे ले लेते हैं चीज़ों को, और वो अपनी आइडेंटिटी, अपने एक पार्ट को ही खो देते हैं, ठीक है। लुइस कैरोल कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि अकेले इंटरव्यू के पास में बैठ जाना ये बहुत ज़्यादा डरावना काम है। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं ये एक तरीके से क्राइम है, ऑफेंस है, कि किस तरीके से आप लोगों का ऐसे इंटरव्यू नहीं ले सकते, और क्या पता लोगों को क्या लगे, जब हम तो अपना ओपिनियन बता रहे हैं लेकिन लोग इसको गलत भी ले सकते हैं, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। H.G. वेवल के अकॉर्डिंग ये ऑडियल है, मतलब अनप्लीजेंट चीज है। और सॉल वेलो ने क्या कर दिया, थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप, कि वही कोई आपका गला चोक कर रहा है। डेनिस ब्रेन ने इसको नॉर्मलाइज ही लिया, लेकिन इस तरीके से सेलिब्रिटीज ने अपने यहाँ पर क्या बताए, व्यूज बताए, ठीक है। तो उसके अलावा आपका जो पार्ट 2 में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, किस किस का, उम्बर्टो एको, इन्होंने क्या बताया हुआ है, बेसिकली इन्होंने अपनी नॉवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया हुआ है कि किस तरीके से उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्री टाइम को एडवांचेस बना के उसमें लिखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो नॉवलिस्ट ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले वो क्या है, एकेडमिस्ट है, एकेडमिशियन है। क्यों है वो एकेडमिशियन, वो एकेडमिशियन इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने सबसे ज़्यादा एकेडमिक बुक्स लिखी हुई हैं, 40 से ज़्यादा, और नॉवल तो उन्होंने सिर्फ 5 लिखी हुई हैं। उन्होंने सीक्रेट भी बताया अपने सक्सेस का, कि किस तरीके से उन्होंने अपने एम्प्टी स्पेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को किया, और उन्होंने बताया कि सक्सेस का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आप 10 साल बाद या 10 साल पहले कोई चीज़ को डालोगे वो नहीं चलेगी, उसका अगर जिस टाइम पे वो उसका पीक टाइम है तब आप करोगे, तब ही वो चीज़ यहाँ पर चलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस, ठीक है। गोइंग प्लेसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये A.R. बर्टन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक लड़की के बारे में
है जिसका नाम है सोफी, जो अपनी ही फैंटेसी में रहती है। बेसिकली ये बताया गया कि किस तरीके से जब हम एडोलसेंस में होते हैं तो हम किस तरीके से हीरो वर्शिप करने में लग जाते हैं, मतलब हम किसी भी हीरो को आइडलाइज कर लेते हैं, हम अपनी फैंटेसी दुनिया में रहते हैं। वैसे ही सोफी है जो बहुत ज्यादा अपनी फैंटेसीज के वर्ल्ड में रहती है, ठीक है। और उसकी एक फ्रेंड है जेंजी, जो क्या करती है, एक उसको उस वर्ल्ड से निकालने की कोशिश करती है, पर सोफी तो सोफी टेरी, वो कभी उस वर्ल्ड से निकलना ही नहीं चाहती। बेसिकली ये किस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है कि सोफी और जेंजी दो क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं जो रास्ते में चलते हुए जाती हैं, और जो सोफी है वो बहुत ज्यादा ड्रीम्स में रहती है, और उसके पेरेंट्स को भी ये बात पता हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी फैंटेसीज के वर्ल्ड में रहती है। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तो एक दिन बहुत बड़ा बुटीक यहाँ पे खोलूंगी, लेकिन जेंजी उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानती है, वो कभी मैनेजर बनना चाहती है, ठीक है, कभी कुछ बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो कहती है फैशन डिजाइनर में बड़ा कुछ बन जाऊंगी, उसके बाद मैं बुटीक अपना खोलूंगी। लेकिन जेंजी हमेशा उसको क्या लेके आती है दुनिया में, मतलब कि रियलिटी में लेके आती है। यहाँ पर उसका एक भाई भी है जियोफ, ठीक है, जो एक अप्रेंटाइज मैकेनिक है, बहुत साइलेंट और रियलिस्टिक है वो, और उससे बहुत ज़्यादा जलती है सोफी, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने मन की बात उसको नहीं बताती है, ठीक है, सॉरी, उसके मन की बात वो उसको नहीं बताता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर सोफी अपने घर पे लौट के आती है, अपने पेरेंट्स का हाल देखती है कि किस तरीके से मदर उसकी किचन में लगी हुई है, परेशान है, वो चोक हो रही होती है, और वो जियोफ के कमरे में जाती है और उससे बहुत जेलस फील करती है। लेकिन वो उसको बताती है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैं डेनी केसी से मिली, जो एक यंग ईरिश फुटबॉल प्लेयर है। पहले तो उसके घर में ना उसके फादर उसको बिलीव करते हैं, ना उसका भाई उसको बिलीव करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भाई उसको थोड़ा बहुत बिलीव करना मतलब शुरू करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको ये भी बताती है कि मेरी उसके साथ मीटिंग भी है, मैं उससे मिलने भी जा रही हूँ, और उसका भाई उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन दूसरे दिन जेंजी उसको मिलती है और वही सेम चीज़ बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो अपने मिलने जा रही थी, अपने तो क्या हुआ, तुम तो फुटबॉल प्लेयर से मिलने जा रही थी। तो फिर उसके बाद वो उसको बताती है, फिर उसको बहुत ही गंदा फील होता है कि जियोफ ने उसके भाई को कैसे बता दिया और उसके भाई ने जेंजी को बता दिया। तो ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जियोफ ने सब कुछ नहीं बताया होता तो वो ठीक होती है। लेकिन दूसरे दिन वो इतना ज़्यादा अपने इल्यूजन में डूब जाती है कि क्या हो जाता है, वो यही सोचने लगती है कि डेनी केसी उससे मिला हुआ था और सेकेंड टाइम भी वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो वो सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपनी सीक्रेट जगह पर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर बैठी होती है, डेनी केसी तो नहीं आएगा। क्यों आएगा वो वहां पर, क्योंकि वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है वो। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वो वापस लौटने की कोशिश करती है, रियलिटी में आती है, लेकिन अगेन वो किसी और चीज़ को देख लेती है और वो ट्रैप हो जाती है उन चीज़ों से। मतलब गोइंग प्लेसेस की, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने ही दिमाग के फितूर में जो है घूमती रहती है। तो क्या है, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक है आपकी सोफी, एक है आपकी जेंजी, ठीक है। ये क्या है, सोफी क्या है, डे ड्रीमर है, एम्बिशियस है, ठीक है, अपनी ही वर्ल्ड में रहती है, फैंटेसीज बनाती है और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जेंजी रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है और गॉसिप मॉन्गर है, मतलब एक जगह से दूसरे बड़ी जल्दी गॉसिप कर लेती है। सोफी की फैमिली में उसका एक भाई है जियोफ, जो अप्रेंटाइज मैकेनिक है, रियलिस्टिक और साइलेंट है। उसके फादर है जो मिडिल क्लास पुअर मैन है, ठीक है, उनको वाइल्ड स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हीरो वर्शिपिंग और एडोलसेंट फैंटेसीज पे यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से सोफी एम्बिशन और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को अपना मान लेती है। उसको अपना बुटीक भी चालू करना है, उसको मैनेजर भी बनना है, लेकिन उसकी रियलिटी, उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसी के प्रति उसकी जो जेंजी फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन वो उसकी बातों को क्या नहीं करती, यहाँ पर भाव नहीं देती, सुनती भी नहीं है, ठीक है। सोफी के डैड की बात बताई गई कि वो स्वीट हार्ड वर्किंग है, फुटबॉल मैच उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो सोफी की स्टोरीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ जियोफ की बात की, अप्रेंटाइज मैकेनिक है, बहुत कम बोलता है, ट्रुथ बोलता है, ठीक है, लेकिन सोफी अपनी ही दुनिया में रहती है और इसी के चलते वो झूठ भी बोल देती है, क्योंकि उसको जो डेनी केसी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसको फैंटेसाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिसअपॉइंट यहाँ पे हो जाती है। आई होप